हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो आज है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में जो है हमने एफबीडी क्या होता है उसके ऊपर डिस्कशन किया था, और साथ ही में हमने ये भी डिस्कस किया था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या कहता है। तो आज जो है न्यूटन का लास्ट लॉ यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करेंगे इन तीनों लॉज पे बेस्ड। तो पहला तो हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है, इसमें कोई अलग से कुछ चीज़ नहीं है। ये एक्शन रिएक्शन क्या है ये मैं लॉ के साथ ही आपको समझा दूंगा। तो हम इसमें कुछ अलग से हमें कोई टर्म डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा लॉ यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो फॉर एवरी एक्शन देयर exists an equal and opposite reaction which act simultaneously। मतलब कोई भी आप एक्शन कर रहे हो तो उसके लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा जो कि साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें होंगी, मतलब एक साथ होंगी। ऐसा नहीं कि पहले एक्शन हो गया उसके बाद रिएक्शन हो गया। मतलब जैसे मैं ना एक एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल के थ्रू मैं एक मिसकंसेप्शन भी बहुत लोगों का हटाने का कोशिश करूँगा। तो ये जो है ये गोलाकार हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पे यहाँ पे कोई एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। अब पता है पृथ्वी के रिस्पेक्ट में ये तो बहुत छोटा होगा, लेकिन मान लो कि ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये हमारे पृथ्वी का सेंटर है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ तो जानते हो, उसके ऊपर ये अर्थ के सेंटर के तरफ ऐसे करके एम जी लग रहा होगा, राइट। और ये जो अर्थ की सरफेस है ये हमारे इस ब्लॉक को ऐसे एन फोर्स से पुश कर रही होगी। तो यहाँ पे क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो हम ये तो जानते हैं कि एन एम जी के इक्वल होता है। पर बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि ये जो नॉर्मल फोर्स होता है ना, ये नॉर्मल फोर्स एम जी ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, जबकि ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल फोर्स और एम जी बिल्कुल भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन पेयर कौन सा होगा पता है? अगर मान ले कि ये जो सरफेस एम पे जो फोर्स ऊपर के तरफ एन लगा रहा है उस वो एक्शन है, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? ये जो स्मॉल एम है ये इस सरफेस पे नीचे की तरफ ऐसे करके एक एन फोर्स लगाएगा, वो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, ना कि नॉर्मल और एम जी। इस एम जी का एक्शन रिएक्शन पेयर अर्थ के सेंटर पे एम मास के तरफ ऐसे करके लगेगा, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट इसका डायरेक्शन बिल्कुल इस वाले एक्शन के अपोजिट होगा। मतलब ये मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है बट इनकी डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। ये एम जी और ये एम जी ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, ना कि नॉर्मल फोर्स और एम जी। तो ये इससे मैंने यहाँ पे ये लॉ भी समझा दिया, एक एग्जांपल भी हमारा हो गया, और हो सकता है बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन भी दूर हुआ होगा। और भी एक दो लोगों को हो सकता है ये मिसकंसेप्शन हो कि सर यहाँ पे ये एम जी फोर्स इस पे लग रहा है तो इसके वजह से तो ये नीचे रह रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है। बट ये सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स जब अर्थ पे लग रहा है तो हमारा अर्थ क्यों नहीं यहाँ से मूव कर रहा है? तो उसकी बहुत ही एक सिंपल सी वजह है। मान लो ये एम जी फोर्स अकेला इस पे लग रहा है, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे इसके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक बार के लिए एक हाइपोथेटिकल केस मान लो कि इसके ऊपर बस ये एम जी फोर्स लग रहा है। तो ये एम जी जो है ये हमें पक्का मास ऑफ अर्थ इनटू इट्स एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो ये अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो ये क्या हो जाएगा? ये जो ब्लॉक है छोटा सा उसका मास अपॉन हमारे अर्थ का मास इनटू जी। अब ये जो टर्म आपको दिख रही है ये टर्म कितनी छोटी होगी वो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो। ये है किसी ब्लॉक का मास, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 10 kg भी अगर ये ब्लॉक का मास हुआ तो वहाँ पे हमारे अर्थ के मास से तो ये बहुत ज़्यादा ही छोटा है।
तो 0.00000000 कुछ आएगा और फिर इंटू 10। तो उससे तो एक्सेलरेशन कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है हमारे अर्थ पे। और क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट यहाँ भी होंगे यहाँ भी होंगे, तो उन सब का फोर्सेस कैंसिल होकर अर्थ पे इसका कोई भी इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, और इसलिए अर्थ में कोई एक्सेलरेशन आती ही नहीं है। तो ये टर्म जो है टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो होता है, इसलिए हमारे एक्सेलरेशन भी अर्थ का ज़ीरो होता है इस एक्शन रिएक्शन फोर्स की वजह से। तो इसलिए नहीं इसका इफेक्ट पड़ता है अर्थ पे, क्योंकि अर्थ का मास जो है विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही हद से ज़्यादा है। तो इसके लिए ऐसा नहीं होता है। तो होप करता हूँ ये आपको तो आराम से समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए, अब तो हमारे लॉ जितने भी हमें करने थे वो तो निपट गए हैं। अब मैं एक है ना, पहले आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसमें क्या करना है, आपको FBD बनाना है। ड्रॉ FBD ऑफ मास m। तो इसमें आपको मैं कुछ कुछ ऐसे ब्लॉक्स दूंगा, उसके आपको FBD बनानी है। ब्लॉक्स दूंगा या कोई मासेस दूंगा, उसकी आपको FBD बनानी है। तो यहाँ पे कुछ तो मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ, कुछ के अभी आपको बना के दिखाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा एक ऐसे, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे ऐसे ऊपर की तरफ एक दीवार लगी हुई है, ये फिक्स्ड है किसी तरीके से, हमें वो नहीं जानना। और यहाँ पे एक ऐसे ब्लॉक है स्मॉल एम मास का, वो ऐसे करके यहाँ से एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐसे हिंज्ड है और उससे ये स्मॉल एम का मास जुड़ा हुआ है। तो ये एंगल हमें गिवन है कि थीटा है, तो आपको इस स्मॉल एम मास की FBD बनानी है। फिर सेकंड जो है ये हमारा ऐसे है, ये थोड़ा हार्ड है, हो सकता है ज़्यादातर लोगों से तो नहीं बनेगा, तो वो मैं आपको समझा दूंगा आराम से। अगर आपने वो ज्योमेट्री जो मैंने इस वाले में आपको सिखाई थी वो अगर समझ में आई है तो मोस्टली तो आपका ये बन जाना चाहिए। ये दोनों कॉन्टैक्ट सरफेसेस थे, तो यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। और ये हमारा कोई सरफेस है, उस पर ये ऐसे करके दो इंक्लाइंड प्लेन्स रखे हैं और उसके बीच में हमने ये m मास का एक स्फीयर अटका रखा है। ये एंगल हमारा दिया हुआ है अल्फ़ा और ये एंगल हमारा दिया हुआ है बीटा। तो इसकी आपको FBD बनानी है। हाँ, थोड़ा ये टफ होगा, देख लेना। तो यही दोनों है, इन दोनों का करते हैं एक एक करके। तो पहले तो ये फर्स्ट वाले को देखते हैं, ईजियर वन। तो इसमें तो पहले इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा mg, फिर ये ग्राउंड दिया हुआ है स्मूथ है, दोनों केसेस में ये भी स्मूथ है दोनों ही। तो यहाँ पे mg इसका नीचे की तरफ लगेगा। ये जो स्ट्रिंग है ये किसी टेंशन से इसको ऐसे खींच रही होगी, पुल कर रही होगी, तो मान लेते हैं T है। ये एंगल थीटा है, तो मैं बहुत बार ये बात आपको समझा चुका हूँ कि एंगल भी हमारा थीटा आएगा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा आएगा, क्योंकि ये पूरा 90 होता है। तो ये एंगल हमारा थीटा आएगा, तो ये mg का कॉस थीटा हो जाएगा। सॉरी, मेरा हाथ दिख रहा है बस। और ये mg का साइन थीटा अलॉन्ग द इंक्लाइंड प्लेन लग जाएगा। और साथ ही में ये जो हमारा इंक्लाइंड सरफेस है, ये किसी तो फोर्स से ऐसे करके इसे पुश कर रहा होगा, क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है, तो इनके बीच में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, लेट्स से n। नाम आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, बस आपको सारे फोर्सेस दिखाने हैं। नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हो, उसमें कोई आपत्ति मुझे नहीं होगी। तो यहाँ पे FBD अगर हम इसकी बनाए तो एक पॉइंट से हम इसको रिप्लेस कर देंगे स्मॉल m ब्लॉक को। नीचे की तरफ हम इसका वेट दिखाएंगे mg। ऐसे इंक्लाइंड प्लेन के तरफ हम ऐसे करके एक ये बना लेते हैं लाइन, और बिल्कुल इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हम ऐसे करके एक लाइन बना लेते हैं। तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन mg साइन थीटा, ये mg का एक कंपोनेंट है, और ये एंगल क्योंकि थीटा है तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन ऐसे mg का कॉस थीटा आ रहा है। और यहाँ पे ये जो हमारी सरफेस है ये ऐसे करके एक नॉर्मल फोर्स हमारे स्मॉल m मास के ब्लॉक पे लगा रही है, और एक स्ट्रिंग से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए ऊपर की तरफ ऐसे करके टेंशन भी लग रहा है। आप चाहो तो ये n के भी कंपोनेंट्स तोड़ सकते हो। ये थीटा है तो ये हमारा n का कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। ये हमारा n का साइन थीटा हो जाएगा। इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है, n और t के कंपोनेंट्स नहीं भी तोड़ोगे तो चलेगा। ये हमारा थीटा है
देखो रुको मैं दिखाता हूँ, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये पूरा 90 है तो ये भी थीटा होगा। देखो अगर नहीं समझा तो, ये पूरा एंगल 90 है, ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब ये जो है ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है और ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन है, तो ये पूरा एंगल जो है ये भी 90 होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो बचा हुआ तो थीटा ही होना चाहिए, तो ये इसका एक टी कॉस थीटा आ जाएगा और ये एन कॉस थीटा के साथ ऐसे टी साइन थीटा एक जुड़ जाएगा। तो ये नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा। सॉरी या शायद फोकस ही नहीं हुआ, मैं तब से बस बोले जा रहा था। तो यहाँ पे आप अगर टी और एन के कंपोनेंट्स नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, एम जी का दिखाना पड़ेगा। तो अब जो है हम अपने अच्छे सवाल पे आते हैं जिसमें हमें बढ़िया से दिखाना पड़ेगी कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे आप जो है एक मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूँगा कि कोई भी अगर आपको सर्कुलर बॉडी दी है तो उसमें जो उस पर जो भी नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो हमेशा उसके सेंटर के थ्रू पास करेगा। ये मान लो ऐसे करके किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो ये जो इसके ऊपर एक पुश कर रहा होगा वो पुश इसके सेंटर के थ्रू ऐसे करके पास करेगा, mg भी इसके सेंटर के थ्रू ऐसे करके पास करेगा। तो ये मैं बताना चाहता था इसमें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। तो पहले तो यहाँ पे हम सारे फोर्सेस दिखा देते हैं। तो नीचे के तरफ इसके ऊपर mg लग रहा होगा, ये जो सरफेस है ये इसके ऊपर कोई ना कोई नॉर्मल लगा रही होगी, मान लो ऐसे करके कोई नॉर्मल n1 इसके ऊपर ऐसे करके ये लगा रही है ये वाली सरफेस। सिमिलरली ये सरफेस भी इसके ऊपर कोई नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी, लेट से ऐसे करके एक्सर्ट करेगी, राइट, इसके सेंटर के थ्रू पास करेगी, अभी अभी मैंने बताया। तो सेंटर के थ्रू पास करेगी n2। तो यहाँ पे अब यहाँ पे भी आपको सेम ज्योमेट्री अप्लाई करना आना चाहिए। ज्योमेट्री यहाँ पे आप कैसे अप्लाई करोगे, इसे एक्सटेंड कर दो। यहाँ पे देखो ये एंगल हमारा अल्फ़ा है, तो ये एंगल हमारा पूरा 90 है, तो जो बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। दिस एंगल विल बी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90 माइनस अल्फ़ा। अब ये एंगल अगर 90 माइनस अल्फ़ा है तो ये आपको पता है क्या है हमारा, ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज़ 90। इफ़ दिस इज़ 90 माइनस अल्फ़ा तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ज़रूर अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ज्योमेट्री का यूज़ करना है। तो ये अगर अल्फ़ा है तो ये भी हमारा अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। सिमिलरली ये बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी हमारा बीटा हो जाएगा। तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये एंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा, बीटा। तो होप करता हूँ ये तो आराम से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी ज्योमेट्री थी। तो अब यहाँ पे क्या करो, आप इसकी FBD बनाओ। FBD जब बनाएंगे तो नीचे की तरफ तो इसके ऊपर mg लग रहा है, ऐसे करके n1 और ऐसे करके इसके ऊपर लग रहा है n2। अब ये ऐसे करके एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे हमने एंगल ढूंढ रखे हैं, ये एंगल हमारा गिवन है अल्फ़ा और ये एंगल हमारा है बीटा। तो ये n1 का ऐसे करके यहाँ पे बनेगा n1 कॉस अल्फ़ा और n2 का भी यहाँ पे ऐसे करके बनेगा n2 का कॉस बीटा। तो ये तो समझ में आ रहा होगा आराम से। और इनके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में n2 के लिए यहाँ पे n2 का साइन बीटा। ये ज़रूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल हो, इसमें मेरे को लग रहा है थोड़ा वैसे टाइप का, इसके लिए मैं बना रहा हूँ। ये इसके परपेंडिकुलर बस होना चाहिए। और यहाँ पे इस n1 का ऐसे करके बन जाएगा n1 का साइन अल्फ़ा। तो होप करता हूँ ये भी आपको आराम से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये अलग सा था, इसके लिए मैंने इसे थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे इन दोनों में मैं आपको बस FBD कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखाना चाहता था। तो होप करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम अपने एग्जांपल्स पे आते हैं, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया से कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एडवांस्ड एग्जांपल्स जो है मैं ये लेक्चर में तो थोड़े बेसिक एग्जांपल्स ही लूँगा, एक दो हो सकता है अच्छे ले लूँ, बट नेक्स्ट क्लास जो हम रखेंगे उसमें हम बहुत अच्छे अच्छे से एग्जांपल्स लेंगे। एटवुड्स मशीन क्या होता है वो भी सीखेंगे, इक्विलिब्रियम वगैरह भी सीखेंगे। तो अच्छे अच्छे एग्जांपल्स ले सकते हैं हम उस टाइम पे। अभी शायद हम उतने वेल इक्विप्ड नहीं हैं, तो पहले तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस पे जाऊँगा।
तो पहले तो है न्यूटन सेकंड लॉ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन लिख के फिर वापस रिवाइंड करता हूँ वीडियो को। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है। यहाँ पे मैं चाहता तो वेक्टर्स को भी इन्वॉल्व कर सकता था, बट मैंने नहीं किया है। यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg हैज़ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज़ गिवन एज। ये बहुत ही एक जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत से टीचर्स लेते हैं, तो हो सकता है आपने कहीं देख रखा हो इसी टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें गिवन है, v इज इक्वल टू 2t² प्लस 4t³ प्लस 9t। मतलब वेलोसिटी जो है यहाँ पे हमारी वेरिएबल है मतलब एक्सेलरेशन भी यहाँ पे इन्वॉल्व्ड है। तो वेलोसिटी वेरिएबल है। आप 1 सेकेंड पे अगर आपको कोई वेलोसिटी निकालने बोलेगा तो आप यहाँ पे t के जगह 1 रख दोगे। अगर कोई बोलेगा कि इस ऑब्जेक्ट का 2 सेकेंड पे कितनी इसकी वेलोसिटी है, तो आप यहाँ पे t के जगह 2 रख दोगे, तो आपको आराम से वेलोसिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें बोला है देन फाइंड फोर्स एट एनी टाइम t। सेकेंड क्वेश्चन में फोर्स एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, और थर्ड में बोला है फोर्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो बहुत ही ईजी से क्वेश्चंस है। यहाँ पे हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसके बिल्कुल एक्सप्रेशन पे बेस्ड है। तो आप पहले खुद ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो उसके बाद आप वीडियो वापस देख लेना। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि F इज़ इक्वल टू dp/dt। हम जानते हैं कि F क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, dp/dt। अब यहाँ पे जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे हम इजीली चाहें तो मोमेंटम निकाल सकते हैं। मोमेंटम एट एनी टाइम t हम चाहे तो निकाल सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी करके। तो पहले तो मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी वो निकालो। तो मास हमें दिया हुआ है 3 और हमें वेलोसिटी दी हुई है 2t² प्लस 4t³ प्लस 9t। तो इससे हम आराम से चाहे तो मोमेंटम की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल ही ली, 6t² प्लस 12t³ प्लस 3 9s आर 27t। तो ये हमारे मोमेंटम की वैल्यू हो गई। अब हमें बोला है कि फोर्स एट एनी टाइम t निकालना है। तो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, dp/dt करेंगे। तो dt टाइम के टर्म्स में ही दिया है, तो हम आराम से इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6t² प्लस 12t³ प्लस 27t, ये सब हमने यहाँ पे रख लिया और इसे dt के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6t² का डिफ्रेंशिएशन होगा, 2 यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12, और t² मतलब t⁻2 - 1, तो t बस बच जाएगा। 12t³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 12 3s आर 36, और t³ - 1 मतलब 3 - 1 36t² प्लस यहाँ पे जो 1 है ये इधर मल्टीप्लाई होगा, बट फिर यहाँ पे आप देखोगे तो t⁻1 - 1, तो t⁻1 - 1 विल बी t⁻0 जो कि 1 के इक्वल होगा। तो हमारे पास बस यहाँ पे हमारे फोर्स की वैल्यू आ गई एट एनी टाइम t। अब यहाँ पे ये 2 क्वेश्चंस दिए, इसमें बोला है कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। तो इजीली हम इसी एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स के लिए यहाँ पे आप t को इज इक्वल टू 10 पुट करो, तो f इज इक्वल टू 12 इंटू 10 विल बी 120 प्लस 36t²। 36 इंटू 10 का स्क्वायर इज 100, तो 36 इंटू 100 विल बी 3600 प्लस 27। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3720। तो ये 600 प्लस 120 720, 720 प्लस 27 747, तो 3747 न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, ये तो आपको पता ही होगा, 3747 न्यूटन। एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे अब निकालने बोला है, तो यहाँ पे बस t की वैल्यू को 2 पुट करना है। मैं बस आपको इस एक्सप्रेशन से फेमिलियर कराना चाहता था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पुट करोगे तो 12 2s आर 24, तो f इज इक्वल टू 24 प्लस 36 इंटू 2² 36 4s आर हमारे पास आ जाएगा 144 प्लस 27। ये 144 प्लस 24 हमारे पास आ जाएगा 168, और 168 प्लस 27 विल कम 180 195।
5 न्यूटन। तो यहाँ पे आराम से हमने t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो भी निकाल ली है। तो यार एक न्यूटन सेकेंड लॉ पे बेस्ड तो हमने क्वेश्चन ले ही लिया। अब न्यूटन सेकेंड लॉ के एप्लीकेशन यानी कि अब हमने तीनों लॉज तो पढ़ ही लिए, तो हमें पता है कि थ्योरी तो अभी हमें पता चल गई है, बट हम इसे अप्लाई कैसे करें वो भी हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए जो है अब मैं थोड़े से एग्जांपल्स लूँगा, एक दो। पहला ये एग्जांपल है, इसके बाद एक और लूँगा और हो सके तो एक और ले लूँगा। तो पहले तो यहाँ पे मैंने जो हमने टेंशन और नॉर्मल फोर्सेस क्या होते हैं वो पढ़ा था, तो उस पर ही बेस्ड मैं कुछ एग्जांपल्स लेने वाला हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये वाला है। तो इसमें जो है हमें एक आइडियल स्ट्रिंग पे, पहले तो यहाँ पे एक सीलिंग है, उस पर एक ऐसे आइडियल स्ट्रिंग लटकी है, उस पर 6 kg का एक ब्लॉक लटका है। फिर यहाँ पे 6 kg ब्लॉक से एक स्ट्रिंग ऐसे करके टाइड है, फिर उससे वापस एक 2 kg का ब्लॉक इस तरीके से लटका हुआ है। तो ये दोनों स्ट्रिंग्स जो है आइडियल है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय आइडियल स्ट्रिंग्स? अगर किसी ने पिछला लेक्चर ना देखा हो तो आइडियल स्ट्रिंग्स का मतलब ये है कि ये दोनों स्ट्रिंग्स जो है मासलेस भी है और इनएक्सटेंसिबल भी है, मतलब ये एक्सटेंड नहीं हो सकती है। इनके एक इस नेचुरल लेंथ से ये ज़्यादा ऊपर इन्हें हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, अगर हम ट्राई करें तो ये ब्रेक हो जाएंगी। तो फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स, ये हमें दिया हुआ है और ये मान के चलना है कि जितना टेंशन इनमें आ रहा है उससे ही ब्रेक नहीं होने वाली है, बहुत ज़्यादा टेंशन लगेगा ब्रेक होने के लिए। तो उसके लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस स्ट्रिंग में टेंशन अलग होगा और इस स्ट्रिंग में टेंशन अलग होगा। मैंने ये बोल रखा था कि एक आइडियल स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन सेम होता है, तो इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन इक्वल होगा हर जगह और इस वाले स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन इक्वल होगा, पर दोनों में टेंशन इक्वल होगा ये ज़रूरी नहीं है। वो मैं FBD बना के और आपको फोर्सेस के थ्रू एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगा। तो फिलहाल के लिए हम ये मान के चलते हैं कि दोनों में टेंशन अलग होगा। तो मान लेते हैं इस पर T1 टेंशन है और इस पर भी T1, मतलब सेम ही स्ट्रिंग है तो T1 ही होगा। इस पर T2 टेंशन है। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके दोनों की FBDs बनाते हैं। तो ये 2 के, और यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं अभी बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है तो आपको हमेशा वो 10 लेके ही चलनी है। अगर ये स्पेशली मेंशनड है कि आपको G की वैल्यू 9.8 लेनी है तो वहाँ पे आपको वो करना है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है कि G की वैल्यू 9.8 लेनी है या ऐसा कुछ, तो आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके ही चलनी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है बट हमेशा मैं नहीं लिखूँगा। तो यहाँ पे इस 2 kg वाले ब्लॉक की पहले आप FBD बनाओ। तो नीचे की तरफ तो इसका वेट एक्ट कर रहा होगा, तो इसका वेट एक्ट कर रहा होगा तो आप नीचे की तरफ दिखाओगे mg। तो इसका मास गिवन है 2 kg, 2 × 10, G की वैल्यू 10 ली है तो 20, और ऊपर की तरफ T1। तो हम जानते हैं कि ये रेस्ट पे है, ये हमें पता चल रहा है कि ये रेस्ट पे है, तो हम यहाँ से इजीली कह सकते हैं कि ऊपर जितना फोर्स लग रहा है नीचे भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा, तभी ये रेस्ट पे होगा। बस अगर नीचे की तरफ 20 न्यूटन लग रहा होता तो ये गिर के फिर मूव करने लगता, तो ये T1 की वैल्यू पक्का 20 न्यूटन के बराबर होगी। सो T1 विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन। ये हमारा आ गया एक। इस वाले स्ट्रिंग में हमने टेंशन निकाल ली। अब 6 kg वाले ब्लॉक को देखो, इसकी FBD अगर बनाओ तो पहले तो इसे एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले तो इसके ऊपर हम इसका वेट दिखा देते हैं। तो इसका मास है 6 kg, तो 6 × 10 विल बी 60। और नीचे की तरफ ये जो स्ट्रिंग है, ये हर एक मैंने बोल रखा है आपको, जब मैं स्ट्रिंग टेंशन पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि स्ट्रिंग में हमेशा जो है टेंशन पुलिंग फोर्स होती है और कॉन्टैक्ट सर्फेसेस पे हमेशा ये कॉन्टैक्ट सर्फेसेस को अपनी तरफ पुल करती है। तो ये भी एक कॉन्टैक्ट सर्फेस है, तो ये 6 kg वाले ब्लॉक को नीचे की तरफ पुल कर रही होगी। तो यहाँ पे T1 टेंशन भी लग रहा है, तो ऐसे लिखने के बजाय हम सीधा ऐड कर देंगे। T1 की वैल्यू 20 है तो नेट फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है वो हो जाएगा हमारा 80 न्यूटन, और ऊपर जो है टेंशन T2 है। तो अब ये भी क्योंकि रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि T2 की वैल्यू भी जो है 80 न्यूटन है। नाउ मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुत ही एक इजी सा क्वेश्चन था, बट बेसिक एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। मैं सीधा एडवांस्ड क्वेश्चंस ले लूँगा तो आपको समझ में भी ना आएगा, तो पहले तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमने ये रेस्ट वगैरह की बातें कर ही ली है, तो यहाँ पर एक और हम छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? तो किसी भी बॉडी पे अगर नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0 है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। इफ़ ऑन एनी बॉडी नेट सम ऑफ
ऑल फोर्सेस एक्टिंग इज ज़ीरो, देन वी कैन से दैट दैट बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को मैं इस तरीके से डिनोट करूँगा कि ई क्यू लिखूँगा और ऊपर ऐसे स्मॉल एम लिख दूँगा। तो हम कह सकते हैं अगर किसी बॉडी पे नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस ज़ीरो हैं तो हम कह देंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे है क्योंकि मूव नहीं कर रही है, तो मूव कर रही है तो भी चलेगा, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। ये नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस अगर उस पर ज़ीरो है तो ये भी इम्प्लाई करता है कि उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी ज़ीरो होगा, है ना। तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम पे मानी जाएगी। तो दो टाइप के इसी से इक्विलिब्रियम आते हैं, एक होता है हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये दो टाइप्स है इक्विलिब्रियम के। इक्विलिब्रियम को हम बहुत अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे जब हम पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वो सब पढ़ लेंगे, तब हम इसे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए हमें बेसिक पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम होता क्या है, कोई पूछ ले तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे जो बॉडी होगी वो रेस्ट पे होगी, बिल्कुल रुकी हुई होगी, उसकी कोई वेलोसिटी भी नहीं होगी। और डायनामिक इक्विलिब्रियम पे जो है बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, यानी रेस्ट पे नहीं होगी, वो किसी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, बट नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट विल बी ज़ीरो। तो उसके वजह से उसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं पैदा होगा, बस वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्री स्पेस में मूव करती रहेगी। स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे वो रेस्ट पे रहेगी, उसके ऊपर नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दोनों जो हमारी बॉडीज़ थी ये दोनों भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे थी। ये 6 kg पे भी आप देख सकते हो, ऊपर नीचे जो फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका सम अगर हम करें तो इक्वल टू ज़ीरो आएगा। आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन का भी ध्यान रखते हैं। तो ये नीचे 20 लग रहा है, ऊपर 20 लग रहा है, तो नेट फोर्स इस पर ज़ीरो लग रहा है, क्योंकि ऊपर भी 20 लग जा रहा है, नीचे भी 20 लग जा रहा है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये दोनों भी जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे थे। ये दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव नहीं कर रहे थे ना, इसलिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे थे। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हम कह सकते हैं कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि उस पर कोई ऐसा फोर्स नहीं लग रहा है जिससे उसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन आ रही हो। तो होप करता हूँ ये क्वेश्चन और ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अभी फ़िलहाल तो समझ में आ रहा होगा। तो अब एक नॉर्मल फोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे एक और सवाल, यहाँ पे आपको जो है सारे सरफेसेस स्मूथ माननी है, मतलब कोई भी फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रहा है उनके बीच में, ये मान के चल रहा है। तो यहाँ पे हमें बोला है कि फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन दीज ब्लॉक्स, मतलब हमें नॉर्मल फोर्स जो इन सब के बीच में एक्ट कर रहा है वो निकालना है। तो ये हमें दिया हुआ है कि ये सारी बॉडीज़ रेस्ट पे इक्विलिब्रियम पे है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू जो है मैं आपको बहुत सारे एप्लीकेशन सिखाऊंगा। मैं आपको एफबीडी किस तरीके से बढ़िया से बनाते हैं, सारे फोर्सेस दिखाने होते हैं, ज़रूरी होता है दिखाना, वो भी मैं इस क्वेश्चन के थ्रू कन्वे करने की कोशिश करूंगा। और ये एक बढ़िया सवाल है जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। मैं मानता हूँ कि ये लो लेवल का ही सवाल है, बट ये एप्लीकेशन सीखने के लिए, बेसिक लेवल के लिए ये ऐसे सवाल करना भी ज़रूरी है। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, इन तीनों ब्लॉक्स की एफबीडी बनाएंगे। तो पहले तो क्या करो, इस 20 kg वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाओ। तो ये 20 kg वाले ब्लॉक को पहले हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम 20 kg की एफबीडी बना रहे हैं। तो यहाँ पे पहले तो इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा 200, 20 × 10 विल बी 200। मैंने बोला है कि जी की वैल्यू 10 लेके चलनी है। और ये जो सरफेस है इसे ज़रूर किसी नॉर्मल फोर्स से ऊपर की तरफ पुश कर रहा होगा, क्योंकि ये जो ब्लॉक है इसे नीचे की तरफ ऐसे पुश कर रहा होगा किसी नॉर्मल फोर्स से। तो उसी जो फोर्स का है एक पेयर बनेगा, वो पेयर जो है वो सरफेस जो है 20 kg वाले ब्लॉक को ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। मतलब 20 kg वाले ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स जो है हमारी सरफेस एग्जर्ट करेगी। तो वो नॉर्मल फोर्स को लेट से एन कह देते हैं। तो इसे हम क्या कर देते हैं, एन से डिनोट कर देते हैं। और ये जो हमारा 10 kg का ब्लॉक है ये हमारे 20 kg के ब्लॉक को नीचे की तरफ ऐसे पुश कर रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा। मैंने आपको क्या बोला था जब मैंने नॉर्मल फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तब मैंने बोला था कोई भी दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में हमेशा नॉर्मल फोर्स लगता है। तो ये दोनों भी कॉन्टैक्ट में, तो ज़रूर 10 kg का ब्लॉक इसे नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा किसी फोर्स, नॉर्मल फोर्स से। तो लेट से हम उसे N1 कह देते हैं, तो प्लस N1। तो यहाँ पे इसकी तो एफबीडी हमने बना ली। अब क्या करते हैं, 10 kg वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं। तो 10 kg वाले पे सारे फोर्सेस सब दिखाना है। तो पहले तो नीचे की तरफ इसका वेट आराम से दिखा देंगे 100। ये 20 kg का ब्लॉक जो है
10 kg वाले ब्लॉक ने इसे नीचे की तरफ पुश किया N1 से, तो 20 kg वाला ब्लॉक भी है इसे 10 kg वाले, सॉरी मैं फिर से बोलता हूँ, 10 kg वाले ब्लॉक ने 20 kg वाले ब्लॉक को नीचे की तरफ पुश किया N1 फोर्स से, तो 20 kg वाला ब्लॉक भी 10 kg वाले ब्लॉक को ऊपर की तरफ ऐसे पुश करेगा सेम फोर्स N1 से, बाय एक्शन रिएक्शन लॉ, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसका एप्लीकेशन है ये। तो N1 फोर्स से वो भी इसे ऊपर की तरफ ऐसे पुश कर रहा होगा। और साथ ही में ये जो 5 kg का ब्लॉक है ये भी इसे नीचे की तरफ ऐसे पुश कर रहा होगा, क्योंकि ये दोनों भी कांटेक्ट में है। तो ये जिस फोर्स से पुश कर रहा है, लेट्स से हम उसे कह देते हैं N2। तो ये 10 kg का बन गया FBD। अब 5 kg वाले ब्लॉक की अगर हम FBD बनाएं, तो यहाँ पे पहले तो ये 5 kg वाला अगर 10 kg वाले को N2 से नीचे की तरफ पुश कर रहा है, तो ज़रूर उसके रिएक्शन में 10 kg वाला भी 5 kg को ऊपर की तरफ N2 से पुश कर रहा होगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पे N2 ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा, और ये जो 5 kg का ब्लॉक है इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा 50। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों हमने FBDs बना दी हैं। अब एक एक करके तीनों पे न्यूटन्स लॉज लगाएंगे। तो जिसमें पहले तो एक वेरिएबल दिख रहा है उसे पहले निपटाओ, तीनों इक्विलिब्रियम पे, तो तीनों पे जो ऊपर और नीचे के फोर्सेस इक्वल होने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर N2 ऊपर है, 50 नीचे है, तो हम इजीली कह सकते हैं दैट N2 विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन। तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स तो हमने निकाल लिया जो कि ये N2, और ये N2 कौन सा है, 10 kg और 5 kg वाले ब्लॉक्स के बीच में जो लग रहा है वो है N2। अब ये 10 kg वाले ब्लॉक को देखो, तो 100 प्लस N2 इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है। तो 100 प्लस N2 क्या है, 100 प्लस 50, तो हम इसे क्या कह देंगे, 150 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ से N1 की भी वैल्यू आ गई, ऊपर जितना फोर्स लग रहा है नीचे भी उतना ही फोर्स लगेगा, तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 150 न्यूटन। तो ये एक और कांटेक्ट फोर्स निकाल लिया, N1 N2 इन दोनों के बीच में जो लग रहे थे वो तो निकाल लिए। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये दोनों ही निकालने बोले थे, हमें नहीं बोला था कि सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में कौन सा लग रहा है, बट वो भी हम आराम से निकाल सकते हैं। हमें N1 की वैल्यू पता है, दैट इज़ 150 न्यूटन। तो नीचे की तरफ नेट फोर्स लग रहा है 350 न्यूटन, 200 प्लस 150 दैट इज़ 350। तो यहाँ से N की वैल्यू आ जा रही है हमारी 350 न्यूटन। निकालने तो नहीं कहा था, बट फिर भी हमें बस बोला था कि जो ब्लॉक्स के बीच में जो कांटेक्ट फोर्सेस लग रहे हैं वो निकालने थे। तो ब्लॉक्स के बीच में जो कांटेक्ट फोर्सेस लग रहे हैं वो यही दोनों हैं, N1 एंड N2। बट यहाँ पे हमने सरफेस और 20 kg ब्लॉक के बीच में जो लग रहा है वो भी निकाल लिया, क्योंकि वैल्यूज़ तो थी ही, तो उससे वो भी निकाल सकते हैं अगर पूछा होता तो आज के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगा। आज जो हमने 3 एग्जांपल्स किए हैं, अगले लेक्चर में हम कुछ अच्छे और एग्जांपल्स करेंगे। हो सके तो मैं थोड़े अच्छे टाइप के भी एग्जांपल्स लूँगा। मैं होप करता हूँ इससे आपको बेसिक चीज़ें तो आराम से समझ में आ ही गई होगी, तो मैं थोड़े एडवांस्ड एग्जांपल्स भी ले लूँगा। तो आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।